फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बर्मा शिक्षा क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है बर्मा शिक्षा क्लासेस में। आज हम बना रहे हैं वीडियो नंबर 4। इससे पहले ऑलरेडी हम वीडियो 3 पार्ट इसके बना चुके हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट के। तीनों पार्ट अगर आपने नहीं देखे हो तो आप उन्हें देख लीजिए, क्योंकि ये पार्ट डिपेंड है पार्ट नंबर 3 पर। इसमें हमने अब तक एसिड की प्रॉपर्टीज, इंडिकेटर्स के टाइप्स, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड बेस के साथ में जो भी रिएक्शन होती है वो सब ऑलरेडी हम विद एग्जांपल क्लियर कर चुके हैं। आज हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं एसिड की, वो है 4th प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। तो इससे पहले केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल 3 हम क्लियर कर चुके हैं। रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल एंड एसिड रिएक्ट विद बेस। तो ये 3 प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। इसमें हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को भी क्लियर कर लिया था। तो आज हम क्लियर करेंगे रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, और इसी के साथ में आज एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो खत्म हो जाएंगी। थोड़ा सा हम कोरोसिव नेचर को भी इसको समझेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट नोट जो एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको भी इसमें और अगली वीडियो में क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हम बेस स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड जनरली जब भी एसिड से रिएक्ट करते हैं तो वो ऑलवेज वाटर फॉर्म करते हैं और सॉल्ट फॉर्म करते हैं। तो जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था जहां हमने फर्स्ट एक्टिविटी की थी। हमने फर्स्ट एक्टिविटी अगर आपको ध्यान हो तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था एयर की प्रेजेंस में, और वहां पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था जिसका कलर था व्हाइट, और व्हाइट फ्लेम के साथ वो बर्न हुआ था। तो आपसे मैंने वहां पे क्लियर किया था कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं उनके बेसिक नेचर होते हैं। जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं उनके बेसिक नेचर होते हैं, और जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं उनके एसिडिक नेचर होते हैं। तो देखिए वही का एग्जांपल ले लेते हैं अभी कि मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म अ साल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस अ साल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड फर्स्ट एक्टिविटी से ही लेते हैं। मेटल ऑक्साइड MgO बना था, वहां पे व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न हुआ था, व्हाइट पाउडरी फॉर्म था जिसका बेसिक नेचर होता है। तो आप इसको याद रखना, बेसिक नेचर। अगर बेसिक नेचर है और एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको ध्यान होगा भी हमने 3rd प्रॉपर्टी पढ़ी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जहां पर हमने बेस को रिएक्ट कराया था एसिड से, वहां भी सॉल्ट एंड वाटर ही फॉर्म्ड हुआ था। तो सिमिलर रिएक्शन है, इतना कोई ज्यादा चेंज नहीं है। तो एसिड ले लीजिए, यहाँ पे एसिड ले लीजिए कोई H2SO4, और H2SO4 जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ क्या बनेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा यहां से मेटल, तो MgSO4 प्लस H2O। तो मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड वाटर। मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस अ मैग्नीशियम सल्फेट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड ऑलवेज अ नेचर ऑफ बेसिक नेचर। ठीक है, चलिए अनदर एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये आप नोट डाउन करके रखिएगा, बेसिक नेचर नीचे ही लिख देता हूं मैं इसमें। कैल्शियम ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड ले लीजिए। कॉपर ऑक्साइड आपको पता होगा, कॉपर ऑक्साइड अगर आप कॉपर को बर्न करेंगे, जलाएंगे एयर की प्रेजेंस में, तो उसका कैसा कलर हो जाता है, ब्लैक। इसकी किसी एसिड से रिएक्शन करा दीजिए, HCl ले लेते हैं। HCl से रिएक्ट कराओगे तो कॉपर क्लोराइड बनाएगा, Cu हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, CuCl2 प्लस H2O फॉर्म करेगा। ठीक है ना। तो कोई भी मेटल ऑक्साइड जब किसी एसिड से रिएक्ट करेगा ऑलवेज सॉल्ट फॉर्म करेगा और वाटर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना। और इसका कलर कॉपर क्लोराइड का कलर कैसा होता है वो भी आप अपने पास नोट डाउन करके रखें, ब्लू ग्रीन। कैसा होता है, ब्लू ग्रीन। ओके, तो ये हमारा पॉइंट यहां पर क्लियर हुआ कि कोई भी मेटल ऑक्साइड जब भी रिएक्ट करेगा
किसी एसिड के साथ में तो ऑलवेज सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा। MgO प्लस H2SO4 मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस अ मैग्नीशियम सल्फेट एंड वाटर। एंड नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड तो टू प्रोड्यूस HCl to produce a copper chloride and water। तो आई थिंक आपको ये फोर्थ प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई होगी जो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में हम कर रहे थे। एक पॉइंट और मैं नोट डाउन कराऊंगा जो बुक में नहीं है, लेकिन आप अपने पास नोट डाउन जरूर कर लें। तो एसिड रिएक्ट विद सल्फाइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए जब भी कोई एसिड सल्फाइड से या हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करेगा तो उस कंडीशन में वो ऑलवेज सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। उस केस में क्या बनाएगा? वो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। एंड प्रोड्यूस अ साल्ट तो सल्फाइड रिएक्ट विद एसिड। कोई भी सल्फाइड जब एसिड से रिएक्ट करेगा सॉल्ट फॉर्म करेगा, वाटर फॉर्म करेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। तो ये आप अपने पास नोट डाउन कर लें। इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो मैं इसे यहां से रफ कर देता हूं ऊपर से, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पुश करके। तो सल्फाइड ले लेते हैं कोई कंपाउंड, सल्फाइड तो Na2SO4। कोई एसिड ले लीजिए HCl। तो यहां क्या बनेगा? देखिए सोडियम के कितने हैं? 2 एटम है तो 2NaCl। यहां से भी मिलेंगे आपको 2, तो 2NaCl हो गया बैलेंस, क्योंकि 2 क्लोरीन और 2 सोडियम। बाकी यहाँ पे क्या बनेगा आपका? वाटर बनेगा, उसको अलग कर दीजिए, ये तो बनेगा ही बनेगा। और तीसरा क्या फॉर्म्ड होगा यहाँ से, क्या एब्जॉर्ब्ड होगा? वो होगी आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अच्छा एक और पॉइंट यहाँ कहा गया था कि एसिड रिएक्ट विद सल्फाइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए हाइड्रोजन सल्फाइड का। हाइड्रोजन सल्फाइड का एग्जांपल ये है कि हम ले लेते हैं NaHSO4, ठीक है। इसको रिएक्ट कराते हैं HCl से तो हमेशा क्या फॉर्म करेगा? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस होगी ही होगी, वाटर बनेगा ही बनेगा और क्या बनेगा यहाँ पे? NaCl, क्योंकि सोडियम का कितना यहाँ पे? एक ही एटम है तो NaCl। तो आप इसे देख लीजिए बैलेंस है, ठीक है। यस तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट कोरोसिव नेचर के बारे में समझेंगे कि एसिड का कोरोसिव नेचर होता है और वहां से कई क्वेश्चन। अभी तक आपको ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि हाइड्रोजन आयंस की अधिकता या हाइड्रोजन आयंस की प्रेजेंस ही एसिड कहलाती है। मतलब अगर कोई भी कंपाउंड हाइड्रोजन आयंस देता है वाटर के साथ या वाटर सॉल्यूशन में तो वो एसिड होता है। अब हाइड्रोजन आयंस की अमाउंट कितनी अमाउंट में है वो डिपेंड करता है कि वो वीक एसिड होगा या स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर कोई भी कंपाउंड कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है एंड टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। बट अगर कोई कंपाउंड पार्शियली आयनाइज्ड होता है, पार्शियली मतलब आंशिक रूप से, कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होता, एंड टू प्रोड्यूस सम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, दिस इज कॉल्ड अ वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी। सम कंपाउंड्स आर कंप्लीटली आयनाइज्ड एंड टू प्रोड्यूस द large amount of hydrogen ions is called the strong acid. But some compounds partially ionized and to produce some amount of hydrogen ions is called the weak acid. और जितने भी वीक एसिड होते हैं वो हम अपने डेली लाइफ में फूड पार्टिकल्स के रूप में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड,
लैक्टिक एसिड, ठीक है, ये हार्मफुल नहीं होते, क्योंकि जिनको हम खाने में यूज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल तो है नहीं है। लेकिन जो मिनरल एसिड है एज लाइक HCl, H2SO4, HNO3 मीन सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये सभी मिनरल्स एसिड है और ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो एसिड का कोरोसिव नेचर और समझ लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं 3 पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर करूंगा, 3 क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम के। ठीक है, देखिए, तो एसिड आर कोरोसिव इन नेचर। एसिड का नेचर कैसा होता है, कोरोसिव होता है, हार्मफुल होता है, बहुत जल्दी फ्लैश आउट हो जाता है वाटर में डालते ही और हमारी बॉडी के लिए नुकसान पहुंचाता है। तो जितने भी मिनरल्स एसिड होते हैं आप नोट डाउन करना चाहे नोट डाउन कर लेना। मिनरल एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये तीनों ही क्या है, आपके मिनरल्स एसिड है जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। मिनरल एसिड कहां से मिलते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं और अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में ऑर्गेनिक एसिड, फर्स्ट वीडियो में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड को क्लियर कर चुका हूं, तो वहां आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिनरल एसिड कॉज द वर्म इन द स्किन एंड अटैक eaten up material like cloth, board, metal structure and stone work, so they are the corrosive। देखिए, जितने भी मिनरल एसिड होते हैं उनके कारण का वर्ण, आप हमारी स्किन जो है वर्ण हो जाती है जब उनके साथ हम किसी लापरवाही के कारण जब वो हमारी स्किन पर आ जाते हैं, तो लेबोरेटरी में बहुत सावधानी से हमें उनका यूज करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमें तुरंत ही वाटर से अपने हैंड को वॉश कर लेना चाहिए। ठीक है, एंड अटैक ईटन अप मटेरियल लाइक। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो है किसी भी मटेरियल को खा जाते हैं, खाने का मतलब उनको खत्म कर देते हैं धीरे धीरे, लाइक क्लॉथ, वुड, मेटल स्ट्रक्चर। देखिए, मेटल स्ट्रक्चर तो ये है कि मेटल स्ट्रक्चर में हमें एसिड रखना ही नहीं चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि एक बार क्या हुआ कि मैंने लेमनॉइड बनाया, नींबू पानी बनाया और उसको मैंने एक जग में बना लिया जिसके अंदर एक तांबे की लेयर थी। तो जब मैंने वो बनाया तो थोड़ी देर बाद उसका कलर जो है चेंज हो गया, वो ग्रीन कलर हो गया, साइनाइड बन चुका था उसमें और वो पीने योग्य नहीं था। इसलिए एसिड कोई भी हो, वीक हो या स्ट्रांग, आप उसमें मेटल के कांटेक्ट में तो ना ही लाएं। ठीक है, तो आगे से आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो मेटल स्ट्रक्चर खराब हो जाते हैं, स्टोन वर्क, ये जितने भी आपकी हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हैं, जितनी भी इमारतें हैं जहां भी पत्थर मार्बल का यूज होता है, वहां पर क्या है कि जब भी एसिड रेन होती है तो वो मार्बल अपनी चमक को खो देती है। ठीक है ना, तो मार्बल का ये दुश्मन है, एक तरीके से मार्बल को खराब कर देता है। तो कभी भी अपने स्टोन्स को, अपने मार्बल्स को किसी एसिड से साफ करने की कोशिश मत करना। सो दे आर कोरोसिव, इसलिए ये क्या होते हैं, कोरोसिव होते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। और मिनरल एसिड कौन कौन से होते हैं जनरली, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो HCl, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये से भी नोट डाउन कर लीजिए ना। दे नेवर स्टोर इन द मेटल कंटेनर एंड ईटन अप द मेटल कंटेनर। मेटल कंटेनर में नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये मेटल कंटेनर को खत्म कर देते हैं। और देखिए डिस्टिल वाटर, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट डाउन करिएगा, एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो डिस्टिल वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, बट रेन वाटर और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर, रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बट डिस्टिल वाटर नहीं करता। गिव रीजन, जनरली ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, तो आपको जनरली पता होना चाहिए कि जो डिस्टिल वाटर होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है वाटर की, उसमें किसी प्रकार के आयंस नहीं होते। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि जब तक आयंस नहीं होंगे, क्योंकि जब भी एसिड डाला जाता है वाटर में तो वो आयंस देता है, ब्रेक डाउन हो जाता है आयंस में, H+ आयंस देगा। ठीक है, या बेस होगा तो OH- आयन देगा, तभी जाके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। बट अगर वो आयंस नहीं दे रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। डिस्टिल वाटर प्योरेस्ट फॉर्म होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। अब सवाल उठता है कि रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है, तो रेन वाटर सिंपल है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्योंकि जैसे ही
जब बारिश होती है तो उसमें जो वाटर में हाइड्रोजन होता है वो आयनाइज्ड होकर CO2 के साथ जुड़ जाता है जो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी मौजूद है। तो CO2 के साथ जुड़ के कार्बोनिक एसिड बना देता है और वो एसिड फिर से आयनाइज्ड होकर H+ आयंस देता है और वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। इसके अलावा कुछ अदर गैसेज हैं NO2, SO2, तो उसे भी आप नोट डाउन कर लेना। तो उसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट रेन वाटर ड्यू टू प्रेजेंस, रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड है? कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड ये हो गया आपको H2CO3, ठीक है ना। तो ये क्या है कि हाइड्रोजन आयंस और CO2 जो एटमॉस्फेयर में उसे कंबाइंड होकर कार्बोनिक एसिड बना देता है एंड अदर एसिडिक गैस। तो इसके अलावा और भी अदर एसिडिक गैस है, जैसे SO2 मिक्स हो जाती है उस पानी में, NO2 मिक्स हो जाती है उस पानी में, बरसात के पानी में, अदर गैसेज है जो इसको एसिडिक नेचर देती हैं और इसी कारण से रेन वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। एक और मैं लास्ट पॉइंट लूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, तो उसे और आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी हमारा ये एसिड का जो टॉपिक है वो यहाँ पे खत्म होता है। ये एसिड का लास्ट पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। इसके बाद हम बेस समझेंगे। आप ये भी क्वेरी यहाँ पर कर सकते हैं कि सर ऐसे कई और कंपाउंड होते हैं जिनके पास हाइड्रोजन होता है, वो हाइड्रोजन देते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं करते। तो ये क्वेश्चन उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि सभी कंपाउंड के पास हाइड्रोजन तो होती है लेकिन सभी कंपाउंड हाइड्रोजन आयंस नहीं देते, और जो हाइड्रोजन आयंस नहीं देते वो एसिड भी नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज और एल्कोहल। तो समझिए इस पॉइंट को, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऑल कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन डू नॉट टर्न एसिडिक कैरेक्टर। ये और जितनी भी कंपाउंड्स हैं उनमें ज्यादातर में हाइड्रोजन होता है लेकिन सभी एसिडिक नहीं होते। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि हाइड्रोजन आयंस की बात हम कर रहे हैं, ना कि हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। तो एसिडिक कैरेक्टर व्हेन डिजोल्व इन वाटर, जब आप इसे वाटर में डिजोल्व करते हैं इन कंपाउंड को, तो बिकॉज देयर हाइड्रोजन डू नॉट आयनाइज H+ आयंस, ठीक है। वो H+ आयंस आपको नहीं देते हैं, वो हाइड्रोजन जरूर देते हैं लेकिन H+ आयंस आपको नहीं देते हैं। और जब H+ आयंस आपको नहीं देंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेंगे। तो ग्लूकोज एंड अल्कोहल C6H12O6 अल्कोहल C6H5OH डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। इसी के साथ एसिड हमारा फिनिश हो जाता है। अब हम बेस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे बेस के बारे में। बेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी के साथ हम इस चैप्टर में काफी कुछ कर चुके होंगे। तो आप इसके साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए। जहां तक है मैं आप पूरा नोट्स करा रहा हूं, आपको बुक खोलने की जरूरत ना पड़े। तो आप जुड़े रहिए वर्मा क्लासेस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।